हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो यूपीएससी ईपीएफओ की जो नोटिफिकेशन निकली है, आपके जो भी डाउट्स हैं जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछे थे, उसके अलावा नया एग्जामिनेशन पैटर्न, नए जो भी चीज़ें आई हैं, हर एक चीज़ के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ईपीएफओ की फॉर्म है। अगर आप मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड होंगे ईपीएफओ के लिए, तो बहुत बच्चों ने खरीदा है भाई मेरे पिछली वीडियो से। थैंक यू है सबको, थैंक यू सो मच। और जो भी लोगों को, स्टूडेंट को और ख़रीदना होगा, मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हो। मात्र आप लेके चलो कि मात्र 99 रुपये में सारे के सारे आपके मॉक टेस्ट खुल जाएंगे। यूपीएससी का आप सारा का सारा पैकेज ले सकते हो मात्र 99 रुपये में। और 139 रुपीज़ में इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, सबका मॉक टेस्ट आपका खुल जाएगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब आ जाते हैं कमेंट सेक्शन पे। जो भी आपके डाउट थे कमेंट सेक्शन में, वो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। आप इस वीडियो के कमेंट में जो डाउट पूछोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सर, दिस इज माय लास्ट ईयर विच इज टू बी हेल्ड इन मार्च। आई हैव मार्कशीट अराउंड मंथ ऑफ मे। एम आई एलिजिबल फॉर यूपीएससी एपीएफ, मतलब ये आपका ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। अगर मई में आपका आ जाएगा तो देखो, एलिजिबल तो नहीं हो आप एक तरीके से। और यहाँ पे अटेम्प्ट्स का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं कहता हूँ भर दो इसका पेपर। कह रहे हैं लोग, स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि मई में होगा। मुझको लगता है कि हो सकता है अगस्त तक या फिर अक्टूबर तक भी खींच जाए इसका पेपर, क्योंकि सिविल सर्विसेज प्रायोरिटी होता है यूपीएससी का, ना कि ये एग्जामिनेशन। तो मुझे जहां तक लगता है आप इस फॉर्म को भर दो। फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप भर दो। 25-50 रुपए का फॉर्म है, भर दो। ठीक है, अगर आप अगले साल के अगस्त तक भी पास हो जाओगे ना, तो आप इस फॉर्म को भर दो। टेंशन मत लो, मैं आपको बोलता हूं भर दो। ठीक है, कोई आपको जेल नहीं होने वाला है इसके ऊपर। और अगर आपका नौकरी निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टेंशन मत लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर चीज़ें सेटल हो जाती हैं। ऐसे बात नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रहता है। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रहता है, लेकिन इतना भी नहीं रहता है, क्योंकि यूपीएससी है, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिलैक्सेशन सीडीएस में भी देते हैं, एनडीए में भी देते हैं। तो इनको आदत होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वालों को कि ठीक है, रिलैक्सेशन हम देते ही हैं, तो यहाँ पर भी आप लेके चलिए। इसके आगे, सर अगर ये बुक हम ले लेते हैं, लर्न बाय हार्ट कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बाहर का ना पढ़ते हुए भी। अच्छा, जो मैं यहाँ पे सिंगल बुक जो रिकमेंड किया था उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या ये जॉब निकल जाएगा? देखिए भाई, ये यूपीएससी है। सिर्फ एक किताब को आप कितने भी बार पढ़ लोगे, एग्जामिनेशन डेफिनेटली आप एक कगार पे पहुंच जाओगे। बस 2-4 नंबर रह रहा होगा, जो कि आपको वो 2-4 नंबर अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपका लेके चलो। एक सिंगल किताब से यूपीएससी क्रैक करना इतना मुश्किल थोड़ा सा एग्जामिनेशन है, इतने हल्के में भी नहीं है। लेकिन उससे आप पढ़ते हो ना, तो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि लेबर लॉ के टॉपिक्स हैं, सोशल सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक है, सारे टॉपिक 7-8 टॉपिक उसके अंदर से आपके कवर हो जाएंगे। उसके लिए आपको अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके जो हार्डकोर टॉपिक्स होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, उसके लिए आप स्पेशल बुक्स ले लो और वहां से पढ़ाई कर लो। और जो आप ये बुक लोगे ऑल इन वन वाली, उसके अंदर भी आप चीजें कर सकते हो, लेकिन फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छा खासा। मॉक टेस्ट देना पड़ेगा 10, 20, 15, तब आपका कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद आपको खुद मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको लग जाएगा हाँ भाई, मेरा स्कोर आ रहा है अच्छा खासा, तो मैं पास हो ही जाऊंगा। मेरे 300 में से 200 स्कोर कर रहा हूं भाई मॉक टेस्ट में, तो मैं एग्जाम में थोड़ी कम कर दूंगा, वहां पर भी करूंगा 210 कर सकता हूं, क्या पता। तो आपको ये चीजें दिमाग में लेके चलनी है कि एक बुक से इतना आसान भी नहीं होता है। ये क्या डैश यहाँ पे गाली लिखी है वाला तर्क है कि जिस डिग्री अच्छी होगी 50 मार्क्स आराम से ही आ जाएंगे। महाशय, आप जो भी हो, एक बार यूपीएससी इंटरव्यू अच्छे से विश्लेषण करके आओ। देखो भाई, यूपीएससी जब बोल रहे हो ना आप, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन नहीं है, ना ही उसका इंटरव्यू है। ठीक है, ये ईपीएफओ का इंटरव्यू है। इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जिन लोगों ने लेबर लॉ में ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर डिग्री ली हुई है, ऐसे लोगों को हम प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेबल है। तो प्रेफरेंस देने का क्या मतलब होता है भाई? और इंटरव्यू में हम प्रेफरेंस देंगे, इसका मतलब ये होता है 50 मार्क्स में आइडिया बता रहा था, ये नहीं बता रहा था कि 50 मार्क्स मिल जाएगा उसको, ऐसा नहीं क्या है। आइडिया बता रहा था कि हाँ भाई, अगर सेम बच्चा, अगर एक लड़का सीए वहां पर जाता है, सेम इंटरव्यू जितना अच्छा उसका गया है, और एक ग्रेजुएशन बच्चा जाता है, सेम इंटरव्यू जितना अच्छा उसका गया है, तो दोनों को सेम नंबर नहीं मिलने वाले। सीए वाले को, अगर नॉर्मल वाले को मान लो 50 मिलता है, तो सीए वालों को 70-75 मिलने वाला है। ये फैक्ट है, यही फैक्ट है। जो यूपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं वो अंधे नहीं होते हैं, आंख में पट्टी बांध के नहीं घूम रहे होते हैं। ठीक है, वो आपके तरह ऐसे कमेंट नहीं कर रहे हैं वीडियो पे फालतू।
वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि भाई जो क्वालिफिकेशन जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अगर वो चीज़ ज़्यादा है, ऐसे भी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से सवाल पूछूंगा अकाउंट्स का तो आपसे ज़्यादा देगा ना जवाब, तो ऐसे ही वो ऊपर हो गया आपसे, पूछने की जरूरत नहीं, वो डिग्री अपने आप में ऊपर हो गई आपसे। तो इंटरव्यू में डेफिनेटली फेवर होगा जिसके पास अच्छी डिग्री होगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर क्या नेगेटिव मार्किंग है और पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा? बिल्कुल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस सिलेबस सेम फॉर ऑल पोस्ट, इज इट सिंगल एग्जाम फॉर ऑल 3 पोस्ट? तो मैंने आपको ये बता दिया, चीज क्लियर कर चुका हूं कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है। तीनों पोस्ट में से ईओ और एओ का एकदम सेम है, सब कुछ सिलेबस हर एक चीज सेम है, बस आपका कमिश्नर वाली पोस्ट है उसके अंदर चीजें चेंज है। एग्जामिनेशन 2 होगा और पहला ईओ एओ का सेम सिलेबस है और आपका कमिश्नर का थोड़ा सा अलग सिलेबस है, बस 10-20% अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। और आपका क्या है निखिल भाई, एज को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 18 या 21? बहुत सारे लोग कह रहे हैं 21 होना चाहिए। देखो बहुत सारे लोगों का सुनो नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो भर दो, 18, 19, 20, 21 कुछ भी हो आप भर दो, मैं कहता हूं, ठीक है, कोई इसमें टेंशन मत लो, 21 छोड़ो। सर प्लीज टेल मी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है एससी कैटेगरी की? ठीक है, तो 35 है, 5+ कर लो, 40 साल आपका हो जाएगा, यही है मैक्सिमम एज लिमिट। 2 डाउट सर, जॉब लोकेशन विल बी, और आपका कैन अ पर्सन विथ टैटू ये अप्लाई कर सकता है क्या? बिल्कुल टैटू वाला पर्सन अप्लाई कर सकता है, कोई भी बिना वर्दी की नौकरी को टैटू वाला पर्सन अप्लाई कर सकता है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। जॉब लोकेशन क्या होगा? तो जॉब लोकेशन आपको पूरे के पूरे देश में होगा। प्रोविडेंट फंड के ऑफिस पूरे के पूरे देश में है, लेकिन अच्छे से अच्छे जगह पे होते हैं, ऐसे नहीं होते बहुत पिछड़े जगह पे होते हैं। तो आपकी होम पोस्टिंग का भी चांसेस है। सबसे ज्यादा पोस्टिंग होने का चांस इसमें दिल्ली और मुंबई है। दिल्ली, मुंबई मतलब हैदराबाद भी है, चेन्नई भी है, ऐसे बड़े शहर जो हैं ये सब में ज़्यादातर इसके अंदर बड़े ऑफिस है, ज़्यादातर बड़ी संख्या में, क्योंकि उनके आसपास बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट्स हैं, तो उनके अंदर रेड मारना, रेगुलेट करना उन लोगों को, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि होती है। तो ज़्यादातर जहाँ पे कंपनियाँ होंगी वहीं पर इसकी संख्या ज़्यादा होगी, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स की या फिर ऑफिसर्स की। तो पोस्टिंग तो ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि दिल्ली, मुंबई ऐसी जगहों पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो सॉरी आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, नेचर लवर बोल रहे हैं, सॉरी आप गलत बोल रहे हो, आपका चैनल 2010 में बना था, 2015 में नहीं। तो 2015 में ये चैनल जो है, चैनल तो मतलब आप लॉगिन करके रजिस्टर कर लो, 2010 में मैंने कर लिया था यूट्यूब पे, तो इसलिए वो 2010 दिखता है, लेकिन चैनल मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, 15 में कुछ अपलोड किया था, 16 से मैंने एजुकेशन कंटेंट डालना शुरू किया था, तो 16 के एंड से स्टार्ट किया था, 17 से आप लेके चलो मैंने स्टार्ट किया था। नो निखिल सर इतने एग्जाम्स कैसे क्रैक किए? मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं बट नॉट क्वालिफाइड। एक ही सीक्रेट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, एक नहीं 2 सीक्रेट है एक्चुअली। डिसिप्लिन, वैसे तो डिसिप्लिन है तो बात ही खत्म कर दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और डिसिप्लिन और रिवीजन। दूसरा चीज़ मुझसे कोई पूछेगा तो डिसिप्लिन में रह करके पढ़ाई करनी है, मेरा फिक्स है 2 घंटा पढ़ाई करना है तो करना है, 2 घंटा डेली पढ़ना है 3 महीना, बस बात खत्म। मॉक टेस्ट देना है मेरे को 20, बात खत्म। मेरे को रिवीजन करना है, तो एक डिसिप्लिन्ड बंदा होगा, वो अपना समय से अपना टाइम टेबल बनाएगा, टाइम टेबल बहुत जरूरी है, टाइम टेबल बनाएगा, टाइम टेबल से पढ़ाई करेगा, और जब उस पढ़ाई को कर लेगा अपने समय पे खत्म तो उसको रिवीजन करेगा, रिवीजन के बाद फिर एक रिवीजन करेगा, उसके बाद फिर एक रिवीजन करेगा। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए 5 से 6 रिवीजन चाहिए, प्लस 10 से 15 मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, तब आपका एग्जामिनेशन इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। When will the exam be conducted? सब कह रहे हैं मई में, तो मैं भी कह सकता हूँ मई में, लेकिन मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक खिंच जाएगा इसका एग्जामिनेशन, ठीक है, लेकिन तैयारी अब मई के हिसाब से ही करना, मई से पहले नहीं होने वाला है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, सर मेक वन डिटेल वीडियो ऑन हाउ क्वेश्चन आज, ठीक है, ये वही बोल रहे हैं कि वेटेज बताने का, कि कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ से सेक्शन से आएंगे, पूरा डिटेल वीडियो नेक्स्ट इसी के ऊपर होना है भाई, बहुत मेहनत करके बनाने वाला हूँ। नोवर देखिए क्लासेस को भी आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर भी कई वीडियो डालने वाला हूँ इससे रिलेटेड, तो इसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। गौरव आपको मिलेगा इसके ऊपर वीडियो। ऑफिस बिलोंग टू एवरी स्टेट, बिल्कुल। कैन यू मेक सेपरेट वीडियो ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू वी हैव टू डू इन द फील्ड, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मैनी। देखो क्या होता है, वर्क जानना है ना, ऐसे समझो, बोनस एक्ट एक एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर जो प्रोविडेंट फंड है ना, प्रोविडेंट फंड का भी एक एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो एक बेसिकली ऐसी एक्ट है। तो जो एक्ट है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, प्रोविडेंट फंड का एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, याद रखना अप्रेंटिस या ट्रेनी नहीं, इसलिए कंपनियां ट्रेनी आपको नौकरी पर रखती हैं, प्राइवेट कंपनियां ट्रेनी दिखाती हैं ताकि उसको ये नियम ना लगाना पड़े। 20 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय हैं तो उसको अपने सारे एम्प्लॉय का पीएफ काटना पड़ेगा, और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो सारे एम्प्लॉय का उसको बोनस भी उसको देना पड़ेगा। ये लॉ है, इस लॉ को कोई नहीं फॉलो कर रहा है। अब कैसे होगा काम? तो कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो इसको फॉलो करवाने का काम होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्फोर्स करता है कि हर एक कंपनी सारे रेगुलेशन, सरकारी रेगुलेशन के हिसाब से चल रही हो। किसी भी कंपनी में रेड मार सकता है, कोई उसको मेल किया कि इस कंपनी में रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रहा, वो वहां जाकर रेड मार सकता है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना और डेली डे टू डे जो प्रोविडेंट फंड को लेकर के वर्क होता है वो भी इसका काम होता है। अकाउंट ऑफिसर जो इसके अंदर पोस्ट है, ईओ और एओ एक तरीके से एक ही पोस्ट है, दोनों एक दूसरे का काम चेंज होता रहता है। अकाउंट ऑफिसर का काम बेसिकली जो इसके अंदर होगा वो थोड़ा अकाउंट्स के अंदर और घुसेगा, ठीक है, मतलब वो डेस्क पे काम कर रहा होगा, वही चीज का एंट्रीज में कर रहा होगा, और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो आपका जाकर के रेड मार रहा होगा या फिर वो फील्ड वर्क भी कर रहा होगा। ये फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी जॉब है, तो ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए अच्छी जॉब नहीं है, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। कमिश्नर जो होगा वो इन सबका बॉस होगा, तो वो इन सब चीजों को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। कमिश्नर को अपना ऑफिस में मिल जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना ऑफिस मिल जाता है उसको, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में एज का रिलैक्सेशन जो मिलता है वैसे ही है, जो 15 साल का जो होता है वैसे ही वाला रिलैक्सेशन है इसके अंदर। सर देयर इज एनी क्राइटेरिया फॉर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लाइक यूपीएससी? नहीं भाई, ये तो होता ही है, 10 साल में 3 बार हुआ ही है, अटेम्प्ट्स का तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, कितना भी अटेम्प्ट दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कैसे एग्जाम होगा? हाँ, तो एग्जाम अलग अलग होगा, बता दिया है मैंने आपको बोथ पोस्ट के लिए। सर आप इस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन कराएं, ये एग्ज़ाम हम हिंदी में भी दे सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल हिंदी में दे सकते हो इस एग्जामिनेशन को, और इसकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा डेफिनेटली। मैं कई एग्जाम में बोल चुका हूं कि कराऊंगा, नहीं कराता हूं, लेकिन मैं इस बार कसम से कहता हूं ईपीएफओ की तैयारी आपकी कराऊंगा, वो फ्री में कराऊंगा, पैसे पे नहीं। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बट आई हैव 1 बैकलॉग। भर दो फॉर्म, कोई नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है भाई। गोटमुकले आकांक्षा, थोड़ा सब नाम में गड़बड़ हो रहा होगा तो कोई नहीं, लेकिन कोई रोने की जरूरत नहीं है, भर दो फॉर्म। बैकलॉग है ना, क्लियर हो जाएगा। सर्टिफिकेट जो अपनी ऑनलाइन निकली होगी बैकलॉग के साथ वाली, उसका नंबर आप लेके चल लेना, पासिंग डेट वही डाल देना। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।